Hello students, here our next lecture of class 7th subject science and chapter 8 wind, storms and cyclones. Winds, storms and cyclones. Wind means हवा, storm means आंधी और साइक्लोन मीन्स चक्रवात। तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं अबाउट विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स मीनिंग हवा, चक्रवात और आंधी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं क्या हवा होती है, क्या आंधी होती है, क्या चक्रवात, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, या विंड को आप कैसे डिफाइन करेंगे, स्टॉर्म को आप कैसे डिफाइन करेंगे, साइक्लोन्स को आप कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रीज़न होता है इनके होने का और क्या इफेक्ट इसमें एनिमल्स को, ह्यूमंस को, प्लांट्स को इनकी वजह से पड़ता है, वो हम इसमें जानते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Okay, here Odisha was hit by a cyclone with wind speed of 200 km per hour on 18 October 1999. तो 1999 को 18 अक्टूबर 1999 को इंडिया का जो ओडिशा जो स्टेट है, ओडिशा में एक बहुत ही तेजी के साथ एक चक्रवात आया था, एक साइक्लोन आया था और उसकी स्पीड पता है कितनी थी? 200 किलोमीटर पर आवर. तो सोचिए, इमेजिन कीजिए कोई गाड़ी है, वो अगर 80 की स्पीड से चल रही है तो कितना फास्ट लगता है हमें, है ना. तो अब सोचिए यही साइक्लोन 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चला है, तो कितना फास्ट वो साइक्लोन होता होगा, है ना. तो द साइक्लोन स्मैश्ड 45,000 हाउसेस. तो साइक्लोन ने तबाह कर दिए थे 45,000 घरों को, मेकिंग 7 लाख पीपल होमलेस. और इस वजह से 45,000 घर नष्ट हो गए थे, उसने कुचल दिया था इनको. और साथ ही साथ 7 लाख 7 लाख जो पीपल थे, जो लोग थे, वो क्या हो गए? बेघर हो गए. होमलेस मीन्स बेघर हो जाना. ओके, ऑन 29 अक्टूबर द सेम ईयर, इसी साल, पहले 18 अक्टूबर को हुआ, उसके बाद इसी साल 29 अक्टूबर द सेम ईयर अ सेकंड साइक्लोन with wind speed of 260 किलोमीटर पर आवर हिट ओडिशा अगेन. पहले 200 किलोमीटर था, उसके बाद ठीक उसी साल, उसके थोड़े दिनों बाद, 10 दिन बाद 29 अक्टूबर को फिर से एक और चक्रवात आया. फिर से वो कितनी, लेकिन फिर अभी इस बार जो उसकी स्पीड थी उससे भी तेज थी, 260 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आया और उसने ओडिशा को फिर से हिट किया. ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि ओडिशा को तबाह टाइप उसने कर दिया था. इट वॉज accompanied बाई वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई. इसके साथ साथ, इस अकम्पेड मीन्स के साथ होता है. ओके, तो इस चक्रवात के साथ साथ जो पानी की जो तरंगें थी, वाटर वेव जो थी, वो 9 मीटर ऊपर चढ़ गई थी, 9 मीटर तक ऊपर आ गई थी. सोचिए 1 मीटर, अगर आप ऐसे किसी चीज़ को ऐसे करके 1 मीटर नापेंगे तो कितना ऊंचा होता है? 9 मीटर ऊपर वो आ गई थी. थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ. हजारों की संख्या में लोगों की डेथ हो गई, लोगों ने अपनी जान गंवा दी. प्रॉपर्टी वर्थ करोड्स ऑफ रुपीज़ वॉज डिस्ट्रॉय. प्रॉपर्टी लोगों की ख़त्म हो गई, करोड़ों में मतलब करोड़ों की प्रॉपर्टी लोगों की ख़त्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, तबाह हो गई. द साइक्लोन अफेक्टेड एग्रीकल्चर. इसने सिर्फ घर और लोगों को ही अफेक्ट नहीं किया, इसने आसपास का जो एग्रीकल्चरल लैंड था, जो ट्रांसपोर्ट था, कम्युनिकेशन सिस्टम जो था, कोई फ़ोन नहीं लगना, कोई कहीं से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाना, सब कुछ, इलेक्ट्रिसिटी सब खत्म, सब कुछ इसने ख़त्म कर दिया था. एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इसने सब कुछ ख़त्म कर दिया था. लोग बेघर हो गए थे, खाने के लिए उनके पास खाना नहीं था, क्योंकि सबका सब कुछ उनका तबाह हो चुका था. तो इसने बहुत बड़ी तबाही लाई थी. कब? ओडिशा में 1999 में. ठीक है, तब तो आप लोग होते भी नहीं होगे. तो देखिए एक इमेज सैटेलाइट से साइक्लोन की ली गई, ओडिशा के कोस्ट से इमेज टेकन बाय अ सैटेलाइट ऑफ अ साइक्लोन अप्रोचिंग द कोस्ट ऑफ ओडिशा. देखिए किस तरीके का ये दिखाया गया है, देखने में इतना भयावह ये लग रहा है. तो ये कहाँ से लिया गया है? जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना, न्यू दिल्ली मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है बेटा? वो डिपार्टमेंट जो कि हमें वेदर के बारे में जानकारी देता है. ठीक है, तो जैसे हमें वेदर के बारे में पता चलता है, तो कहाँ से चलता है? हमारी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से पता चलता है, हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है ना, तो इसलिए वहाँ से ये लिया गया है. तो बोल रहे हैं बट व्हाट आर साइक्लोन्स. ठीक है, अब हम कह रहे हैं इसने तबाही मचाई, ये हुआ वो हुआ, लोगों की डेथ हो गई, एग्रीकल्चरल लैंड इसने ख़त्म कर दिए, खाने पीने को इसने नहीं छोड़ा. तो ये होता क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे. हाउ आर दे फॉर्म्ड. ये साइक्लोन्स क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं,
वाई आर दे सो डिस्ट्रक्टिव, ये इतने ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, हानिकारक, डिस्ट्रक्टिव मीन्स हानिकारक, ये इतने ज़्यादा हानिकारक क्यों है। और इन दिस चैप्टर वी शैल सीक आंसर टू सम ऑफ दीज क्वेश्चन, तो इस चैप्टर में हमें शायद इन सब के आंसर मिल जाएं। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर में कि साइक्लोन क्या है, साइक्लोन कैसे बनता है, या ये इतना ज़्यादा हार्मफुल क्यों है, या इतनी स्पीड से ये क्यों आता है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। ठीक है, वी बिगेन विथ सम एक्टिविटीज़ इन्वॉल्विंग एयर, हम स्टार्ट करेंगे कुछ एक्टिविटीज़ से जो कि एयर में होती है। दीज एक्टिविटी विल क्लियरिफाई सम बेसिक फीचर कंसर्निंग अ साइक्लोन, तो ये जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्लियर कर देंगी हमें कुछ साइक्लोन से रिलेटेड जो कुछ बेसिक फीचर होते हैं उसके बारे में ये हमें बताएगी। बिफोर वी बिगिन, इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, रिमेंबर दैट द मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड, तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जो मूविंग एयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं। ठीक है, विंड अलग चीज़ है, साइक्लोन अलग चीज़ है और स्टॉर्म अलग चीज़ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ एन एक्टिविटी 8.1 एयर एक्सर्ट प्रेशर, जो कि हमें ये बताती है कि हवा में एक प्रेशर होता है, हवा एक प्रेशर छोड़ती है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सो आपको कुछ बताया गया है, वेन एवर एन एक्टिविटी इन्वॉल्व हीटिंग बी वेरी केयरफुल, जब भी कोई एक्टिविटी आप हीटिंग से रिलेटेड आप कर रहे हो, कोई गर्मी वाली जो आप कर रहे हो, भले आपको कोई कैंडल की ज़रूरत है या किसी भी चीज़ की आप ज़रूरत है, तो आप बहुत ही केयरफुल होकर आपने ये एक्टिविटी करनी होती है। अगर आप घर पे एक्टिविटी कर रहे हैं, आपके पास इक्विपमेंट है, फिर भी आप अकेले ये एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स की प्रेजेंट में आप ये एक्टिविटी करेंगे, और स्कूल में कर रहे हैं तो टीचर की प्रेजेंट में। ओके, तो इट इज़ एडवाइज दैट सच एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एल्डरली पर्सन फ्रॉम योर फैमिली, तो इस टाइप की एक्टिविटी आपके घर में जो बड़े लोग हैं, ये नहीं कि छोटे दादा हैं आपके, भैया दीदी हैं 9th-10th में पढ़ने वाली, उनके साथ भी आप नहीं करोगे। ओके, तो उनसे बड़े जो हैं आप उनके साथ करेंगे। और कैरी आउट दीज एक्टिविटीज़ इन द प्रेजेंस ऑफ योर टीचर, या पेरेंट्स के प्रेजेंस में, या बड़े जो बुजुर्ग हैं घर में उनकी प्रेजेंस में, या टीचर की प्रेजेंस में ये एक्टिविटीज़ करेंगे। ओके, सो यू नीड टू बॉयल वाटर इन द फॉलोइंग एक्टिविटी, आपको क्या करना है, जो एक्टिविटी आपको दी जा रही है अब, यानी कि जो एक्टिविटी 8.1 हम पढ़ने वाले हैं, इसमें आपको पानी को बॉयल करना है। ठीक है, अब पानी बॉयल करना तो आप अकेले नहीं जाओगे किचन में। ओके, तो आप अपने एल्डर के साथ, किसी के साथ जाएंगे। टेक अ टिन कैन विथ अ लिड, तो आपने क्या करना है, एक टिन का कैन लीजिए जिसमें कि लीड हो, फिल इट अप्रॉक्सीमेटली हाफ विथ वाटर, इसको आधा हाफ पानी इस कैन में भर दीजिए। हीट द कैन ऑन अ कैंडल फ्लेम टिल द वाटर बॉयल, तब तक इसको हीट दीजिए इस कैंडल की फ्लेम से जब तक कि ये बॉयल ना हो जाए। ठीक है, लेट द वाटर बॉयल फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़े टाइम के लिए बॉयल होने दीजिए इस पानी को। ब्लो आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दीजिए। इमीडिएटली पुट द लिड टाइटली ऑन द कैन, अचानक से जल्दी से क्या कर देना है, जो ये लिड थी जल्दी से बहुत टाइटली इसमें कैन में लगा दीजिए। ठीक है, बंद कर दीजिए कैन को। बी केयरफुल इन हैंडलिंग द हॉट कैन, अब वो कैन हॉट हो गया होगा ना बेटा, आपने गर्म किया तो अब ध्यान से उसको क्या करना है, उठाना है। ठीक है, पुट द कैन केयरफुली इन अ सैलो मेटेलिक वेसल और अ वॉश बेसिन, तो इसको क्या कर दीजिए, एक जो खोखला सा छिछला सा एक मेटेलिक वेसल होता है या वॉश बेसिन जो होता है वहाँ पे इसे रख दीजिए। ओके, पोर फ्रेश वाटर ओवर द कैन, अब इस कैन में फ्रेश वाटर, साफ पानी को डालिए। वट हैपन टू द शेप ऑफ द कैन, अब देखिए कि कैन के शेप के साथ क्या हो रहा है, कैन के शेप में क्या हो रहा है। ओके, देखिए ऐसा कैन था, आपने नीचे से फ्लेम लगाई और उसके बाद उसको निकाल, जो वाटर बॉईल हो गया तो आपने उसे निकाला, निकालने के बाद आपने किसी मेटेलिक कंटेनर में या वॉश बेसिन में रखा और ऊपर से पानी उसमें से डाल दिया। ठीक है, तो उसके बाद जब आपने पानी डाला तो देखिए कैसा शेप हो गया, आपको भी सेम ऐसा ही ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। ओके, कैन यू गैस वाई द शेप ऑफ द कैन गेट डिस्टॉर्टेड, क्या आप गैस कर सकते हो कि ये डिस्टॉर्टेड मीन्स क्या होता है बेटा, विकृत होना, चेंज हो जाना। ठीक है, तो क्या आप गैस कर सकते हो कि इसका जो ओरिजिनल शेप था, अपने ओरिजिनल शेप से ये चेंज क्यों हो गया, विकृत क्यों हो गया। इफ़ यू कैन नॉट गेट अ टिन कैन, अगर आपके पास टिन कैन नहीं है तो आप एक सॉफ्ट प्लास्टिक की बॉटल के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिल इट विथ हॉट वाटर, एम्प्टी द बॉटल एंड इमीडिएटली कैप इट टाइटली, तो आपने हॉट वाटर को फिल करना है, उसके बाद बॉटल को जल्दी से टाइट कैप करके टाइट कर देना है उसको, और प्लेस द बॉटल अंडर रनिंग वाटर, और बॉटल को क्या करना है, खाली करने के बाद बॉटल को
रनिंग वाटर के नीचे लगा देना है, ठीक है। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, अब अपनी कुछ एक्सपीरियंसेस को याद कीजिए। व्हेन यू फ्लाई अ काइट, जब एक पतंग आप उड़ाते हैं, डज द विंड कमिंग फ्रॉम योर बैक हेल्प, तो आपके पीछे से जो विंड आ रही है, जो आपके पीछे से हवा आती है, क्या वो आपको हेल्प करती है पतंग उड़ाते हुए? इफ़ यू आर इन अ बोट, अगर आप एक किसी नाव में बैठे हैं, इज इट ईजियर टू रो इट इफ़ देयर इज़ विंड कमिंग फ्रॉम बिहाइंड यू, तो क्या ये ईजी है आपको उसी पोजिशन में रहने के लिए कि अगर पीछे से अगर हवा आ रही है, तो डू यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू राइड अ बाईसाइकिल अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड, क्या आपको लगता है कि जिस साइड से हवा आ रही है उस डायरेक्शन में कोई भी बाईसाइकिल चलाना मुश्किल होता है या डिफ़िकल्ट होता है? यू नो दैट वी हैव टू फिल एयर इनटू द बाईसाइकिल ट्यूब टू कीप इट टाइट, आपको पता होगा या आप ऐसा करते होंगे कि हमें क्या चाहिए, जो साइकिल होती है, बाईसाइकिल जो होते हैं, इनकी ट्यूब में हमने एयर फिल करनी पड़ती है ताकि वो टाइट रहे। तो ऑल्सो यू नो दैट द बाईसाइकिल ट्यूब ओवरफिल्ड विथ एयर मे बी ब्रस्ट, आपको ये भी पता है कि अगर वो ज़्यादा आपने उनमें हवा भर दी तो वो ब्रस्ट हो सकता है, टूट सकता है। वट इज़ द एयर डूइंग इनसाइड द ट्यूब, अब ये एयर करती क्या है, ये ट्यूब के अंदर इस हवा का काम क्या होता है, हम क्यों इसको फिल करवाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती होंगी, बहुत बार आप सोचते होंगे ऐसा। डिस्कस विथ योर फ्रेंड एंड हाउ द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब कीप इट इन शेप, अपने फ्रेंड से डिस्कस कीजिए, अपने आसपास जो आपके लोग हैं उनसे डिस्कस कीजिए कि ऐसा कैसे होता है, कैसे ये जो बाईसाइकिल का जो ट्यूब है उसमें वो अपने शेप में रहता है, हमेशा अपने शेप में, जैसा आपने फर्स्ट दिन उसे लिया होगा नया, वैसा ही अपने शेप में वो हमेशा रहता है, भले आप फील कराओ। और एयर फील अगर आप कराते हैं तो वो थोड़ा और अच्छे से शेप में आ जाता है ना। ऑल दीज एक्सपीरियंसेस शो दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, तो ये जितने भी एक्सपीरियंसेस आपने फील किए हैं ना, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि कहीं ना कहीं एयर में एक दबाव होता है, एक प्रेशर होता है। प्रेशर मीन्स क्या होता है बेटा, दबाव, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एयर अपनी तरफ से एक दबाव डालता है, और इट इज़ ड्यू टू दिस प्रेशर दैट द लीव्स ऑफ ट्रीज, बैनर्स और फ्लैग फ्लोटर when the wind is blowing, तो इसी वजह से जो पेड़ों की पत्तियां हैं, जो बैनर्स होते हैं, जो फ्लैग होते हैं, वो क्या होते हैं, फहराते, जैसे झंडा जो होता है फहरता है ना, हिलते रहता है ना जब हवा आती है, तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि एयर एक प्रेशर छोड़ती है, एयर एक प्रेशर लगाती है। जब भी हवा चलती है तो तब क्या होता है, अगर कोई बैनर आपके आसपास लगा है, कोई पेड़ है आपके आसपास, उसकी पत्तियां आपको हिलती हुई नजर आएंगी, अगर झंडा फहराया गया है तो वो भी हिलता हुआ नजर आता है। तो ये इसी वजह से होता है क्योंकि हवा एक प्रेशर लगाती है, विंड एक प्रेशर लगाती है। ओके, यू कैन लिस्ट सम मोर एक्सपीरियंसेस विच शो दैट द एयर हैज़ प्रेशर। आप भी कुछ एक्सपीरियंसेस को बता सकते हो, लिस्ट कर सकते हो, एक लिस्ट बना सकते हो जिसमें आपने कभी ना कभी फील किया होगा कि हवा एक प्रेशर लगाती है। ओके, लेट अस नाउ ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाई द कैन और द बॉटल गेट डिस्टॉर्टेड। तो चलिए अब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं एक्सप्लेन करने की कि ये कैन या जो बॉटल होती है वो क्यों क्यों विकृत हो जाती है, क्यों उसका शेप चेंज हो जाता है। तो इसको जानते हैं, ठीक है। एज वाटर इज पोर्ड ओवर द कैन, जैसे जैसे पानी ऊपर डाला जाता है, हमने पानी ऊपर से इसको डाला, कैन में डाला, सम स्टीम इन द कैन कंडेंस इनटू वाटर, तो कुछ जो भाप थी उसमें वो किसमें कंडेंस हो गई, वाटर में, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ एयर इनसाइड, और अंदर उसका जो हवा का जो कंटेंट था, जो हवा थी, उसने उसको कम कर दिया, है ना। तो द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द कैन डिक्रीज, तो जो अंदर कैन के अंदर जो हवा का जो दबाव था, जो प्रेशर था, वो क्या हो गया, कम हो गया, किसके कंपेयर में, देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जो प्रेशर आ रहा था उसके कंपैरिजन में अंदर जो प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है। उसके कम होने की वजह से जो एज अ रिजल्ट द कैन गेट कंप्रेस्ड, ये क्या हो गया, कंप्रेस्ड हो गया और ये पिचक गया, उसका जो शेप
है वो चेंज हो गया। ठीक है, तो आया ना समझ में, हमने पानी ऊपर से डाला तो जो उसमें भाप थी वो क्या हो गई, वाटर के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गई, कंडेंस्ड वो हो गई, और इसने अंदर हवा जो अंदर थी, कैन के अंदर जो हवा थी वो कम हो गई और कैन के अंदर बाहर ज़्यादा थी, तो उस वजह से इसमें एक कंप्रेशन फील हुआ, जिसकी वजह से इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है। ओके, दिस एक्टिविटी अगेन कन्फर्म दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर। तो इस एक्टिविटी से भी पता चल रहा है, ये कन्फर्म कर रही है ये एक्टिविटी कि एयर में कहीं ना कहीं प्रेशर होता है, उसी प्रेशर की वजह से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, इसी प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे शेप का चेंज हो जाना, और जब पीछे से हवा आती है तो पतंग का उड़ना, या इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें। ओके, सो नाउ हियर हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूसिंग एयर प्रेशर। तो अब जानते हैं कि हाई स्पीड विंड जो होती हैं वो अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर के साथ होती है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो बोल रहा है कि क्रिम्पल a small piece of paper into a ball of size smaller than the mouth of an empty bottle। यानी कि क्रम्पल मीन्स क्या होता है बेटा, तोड़ना मरोड़ना। ठीक है, तो आपने एक पेपर लेना है, पीस ऑफ पेपर इनटू अ बॉल साइज स्मॉलर देन द माउथ ऑफ एन एम्प्टी बॉटल, इतना उसको मोड़ देना है आपने, पूरा तोड़ना मोड़ना है, और इतना छोटी बॉल उसकी बना देनी है कि एम्प्टी बॉटल के माउथ में वो आ सके। ठीक है, होल्ड द एम्प्टी बॉटल ऑन इट्स साइड एंड प्लेस द पेपर बॉल जस्ट इनसाइड इट्स माउथ। तो आपने क्या करना है, एक एम्प्टी बॉटल लेना है एक साइड में, और उसमें जो आपने बॉल बनाई है उसके अंदर डाल दीजिए, माउथ के अंदर डाल दीजिए। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। अब क्या कीजिए, अंदर की तरफ हवा भरने की उसमें कोशिश कीजिए, फूंक मारने की उसमें कोशिश कीजिए। नाउ ट्राई टू ब्लो ऑन द बॉल टू फोर्स इट इनटू द बॉटल। ओके, फोर्स के साथ। ट्राई द एक्टिविटी विथ बॉटल्स ऑफ डिफरेंट साइज। अलग अलग साइज के बॉटल्स के साथ ये एक्टिविटी आप करने की कोशिश कीजिए। चैलेंज योर फ्रेंड इफ दे कैन फोर्स। अपने फ्रेंड्स को चैलेंज कीजिए कि वो क्या कर सकते हैं, फोर्स द पेपर बॉल इन बाय ब्लोइंग इनटू द बॉटल। तो क्या कितने फोर्स के साथ वो कितनी तेजी से वो हवा भर सकते हैं कि बॉटल के अंदर बॉल चली जाए। तो बोले पहेली एंड बूझो आर थिंकिंग अबाउट द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इसी प्रोसेस में पहेली और जो बूझो थे वो कुछ सोच रहे हैं कि कब हमने हवा फूंक मारी, हमने बॉल बनाई, माउथ में उसके डाली, तो क्या क्या हुआ। इसी से रिलेटेड वो बोल रहा है कि वाई इट इज़ डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। पहेली और बूझो सोच रहे हैं कि इतना हम नॉर्मली अगर बॉटल में फूंक मारते तो वो ईजी होता है, लेकिन पेपर बॉल लगाने के बाद, मतलब पेपर बॉल के अंदर हवा फूंक मारना, एक फोर्स लगाना इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है। वाई इज इट डिफिकल्ट टू फोर्स द पेपर बॉल इनटू द बॉटल। बॉटल में डालने के लिए इतना फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, इतनी जोर से फूंक क्यों मारनी पड़ रही है, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है ना। तो ये इनके दिमाग में क्वेश्चन है, तो उसके चलिए इनका आंसर भी अभी हमें मिल जाएगा आगे। तो पहले पढ़ लेते हैं एक्टिविटी 8.3। ओके, एक्टिविटी 8.3 में आपने बलून फुलाना है। ठीक है, ब्लो द बलून्स। टेक 2 बलून्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज। आपने 2 इक्वल साइज के बलून्स को लेना है। पुट अ लिटिल वाटर इनटू द बलून्स। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आप डाल दीजिए। ब्लो अप बोथ द बलून्स एंड टाई ईच वन टू अ स्ट्रिंग। तो दोनों बलून को फुलाइए और कुछ इस तरीके से उसको बांध दीजिए। ठीक है, जैसे कि इसमें दिखाया गया है। हैंग द बलून 8 to 10 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ साइकिल स्पोक और अ स्ट्रिक। तो आपने क्या करना है, इन बलून्स को साइकिल स्टिक के या साइकिल स्पोक के 8 से 10 सेंटीमीटर ऊपर इसे हैंग कर देना है। ब्लो इन द स्पेस बिटवीन द बलून। तो इसमें क्या है, जो स्पेस बलून के बीच में जो स्पेस है उसमें हवा मारी है। ठीक है, मतलब कि फूंक मारी है। ओके, वट डिड यू एक्सपेक्ट। आपने क्या एक्सपेक्ट किया था, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वट हैपन, हुआ क्या, आपने क्या सोचा था और क्या हुआ। ठीक है, ट्राई डिफरेंट वेज ऑफ ब्लोइंग ऑन द बलून्स टू सी वट हैपन। तो आप इसी तरीके से अलग अलग तरीकों के बारे में, अलग अलग तरीके से आप ये प्रोसेस कर सकते हैं, ये एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको किसी आइडर की भी ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप हैंग करने के लिए किसी को पकड़ने के लिए आपको चाहिए तो तब, अदरवाइज ऐसी कोई डिफ़िकल्ट एक्टिविटी ये नहीं है या हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है बेटा, आप इजीली इसको कर सकते हो। ओके, तो ऐसे अलग अलग तरीकों से आप बलून को फुला के देख सकते हो कि क्या हो रहा है। ओके, नाउ एक्टिविटी 8.4, कैन यू ब्लो एंड लिफ्ट। क्या आप
फूंक मार रहे हैं और उठा पा रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं। होल्ड अ स्ट्रिप ऑफ पेपर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर वाइड। आपने क्या करना है, एक पेपर स्ट्रिप लेना है जो कि 20 सेंटीमीटर लॉन्ग हो और 3 सेंटीमीटर चौड़ा। ओके, बिटवीन योर थंब एंड 4 फिंगर एज शोन इन फिगर 8.5। फिगर 8.5 देखिए, एक पेपर की स्ट्रिप ली है जो कि 20 सेंटीमीटर आपने लॉन्ग और 3 सेंटीमीटर वाइड लेनी है। अपने थंब और 4 फिंगर के बीच में ऐसे उसे आपने क्या करना है, होल्ड करके रखना है। ठीक है, देखो जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है वैसे आप इसे होल्ड कीजिए। ठीक है, तो नाउ ब्लो ओवर द पेपर। अब पेपर के ऊपर फूंक मारिए। ओके, जैसे फूंक मार रहे हैं तो पहेली थिंक्स दैट द स्ट्रिप विल बी लिफ्टेड अप। पहेली सोच रही है कि ये जो पेपर स्ट्रिप है वो ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब कि जैसे इसमें दिखाया गया है थोड़ा सा उठते हुए। बूजो थिंक दैट द स्ट्रिप विल बेंड डाउन। तो बूजो सोच रहा है कि स्ट्रिप ऐसे बेंड हो जाएगी, झुक जाएगी। पहेली सोच रही है कि ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, व्हाट डू यू थिंक वट विल हैपन टू द पेपर। आपको क्या लगता है क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा या नीचे की तरफ जाएगा? ये तो जब आप करोगे तभी पता चलेगा, है ना। तो बेटा एक बहुत ईजी एक्टिविटी है, तो आप कर सकते हो। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 8.2 एंड 8.3 एंड 8.4। तो चलिए अब ऑब्जर्वेशन की तरफ जाते हैं। 8.2 में हमने जो पढ़ा था, 8.3 में हमने जो पढ़ा था, 8.4 में हमने पढ़ा। 8.2 में हमने कौन सा पढ़ा था, बॉटल में बॉल वाला पढ़ा था। 8.3 में हमने बलून वाला पढ़ा था और 8.4 में हम क्या पढ़ रहे हैं, पेपर स्ट्रिप वाला। ओके, तो चलिए इसके ऑब्जर्वेशंस हम बात करते हैं। वर द ऑब्जर्वेशन अलोंग द लाइन्स यू थॉट। तो आपको क्या लगता है कि ऑब्जर्वेशन कैसे होंगे, क्या क्या आएंगे? डू यू गेट द फीलिंग दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज अकम्पेन्ड बाय अ रिड्यूस एयर प्रेशर। क्या आपको ऐसा फील हुआ कि जब जब आपने विंड की स्पीड को बढ़ाया, बहुत जोर जोर से जब आपने फूंक मारी थी, तो क्या उसके साथ एयर प्रेशर कम हुआ था, रिड्यूस एयर प्रेशर हुआ था? व्हेन वी ब्लो इनटू द माउथ ऑफ द बॉटल, जब हमने बॉटल जो था उसके मुंह पे जब हमने फूंक मारी थी, द एयर नियर द माउथ हैज़ हायर स्पीड। तो हमारे जो माउथ वाला जो पार्ट था वहाँ पे एयर जो थी बहुत हाई स्पीड से थी। दिस डिक्रीज द प्रेशर देयर। इसने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रेशर को डिक्रीज कर दिया। द एयर प्रेशर इनसाइड द बॉटल इज हायर देन नियर द माउथ। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि बॉटल के अंदर जो प्रेशर था वो बॉटल के नज़दीक, उसके मुंह के पास जो प्रेशर है उससे कहीं ज़्यादा था। ओके, द एयर इनसाइड द बॉटल पुश द बॉल आउट। तो जो अंदर की जो हवा थी, अंदर का जो प्रेशर है, अंदर का जो हवा थी, उसने क्या कर दिया, बॉटल पुशेस द बॉल आउट। द एयर इनसाइड द बॉटल पुशेस द बॉल आउट। बॉल को उसने बाहर कर दिया, है ना। इन एक्टिविटी 3 यू सॉ दैट व्हेन यू ब्लॉक बिटवीन द बैलून्स। आपने देखा होगा कि जब आपने फूंक मारी थी बलून्स के बीच में, दे मूव्ड टूवर्ड्स ईच अदर। वो एक दूसरे की तरफ मूव हो गए थे, है ना। हाउ कुड दिस हैपन। ऐसा कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ? दिस कुड हैपन इफ द प्रेशर ऑफ एयर बिटवीन द बलून्स वर समहाउ रिड्यूस। तो ये शायद कुछ ये हो सकता है कि जब भी आपने फूंक मारी, जिस टाइम आपने फूंक मारी थी उस टाइम पे जो प्रेशर था बलून्स के बीच में, दोनों बलून्स के बीच में जो प्रेशर था वो कम होगा। तो कम होने की वजह से वो एक दूसरे की तरफ मूव कर गए। द प्रेशर आउटसाइड द बलून वुड देन पुश देम टुवर्ड ईच अदर। तो प्रेशर जो था बलून्स के बाहर, आउटसाइड मीन्स बाहर साइड, तो बाहर जो प्रेशर था उसने क्या कर दिया, उसने पुश किया उनको एक दूसरे की तरफ जाने के लिए। ठीक है, उनको एक दूसरे की तरफ भेज दिया। इन एक्टिविटी 8.4, अगर हम एक्टिविटी 8.4 की बात करें जहाँ पे हम पेपर स्ट्रिप की बात कर रहे थे, यू शो दैट व्हेन यू ब्लो ओवर द पेपर स्ट्रिप। आपने देखा होगा कि जब आपने फूंक मारी थी पेपर स्ट्रिप के ऊपर, इट वेंट अपवर्ड, वो ऊपर की तरफ गया था। अगेन दिस कुड हैपन इफ ब्लोइंग ओवर द पेपर रिड्यूस द एयर प्रेशर अबव द स्ट्रिप। तो दोबारा से फिर यही हो सकता है जब भी आप क्या करेंगे, एयर जिसमें जो एयर प्रेशर है, जो पेपर है, वो एयर प्रेशर को रिड्यूस करेगा जब तब वो ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, वी सी दैट द इंक्रीज विंड स्पीड इज। हमने देखा कि जितना ज़्यादा हम विंड की इंक्रीज स्पीड को बढ़ाएंगे
इंडीड मीन्स वास्तव में, accompanied by a reduced air pressure। तो ये किसके साथ काम कर रहा है, एक कम एयर प्रेशर, एक रिड्यूस एयर प्रेशर इसमें कम हो जा रहा है, ठीक है। मतलब कि जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे, जैसे कि हमने कहा था एयर प्रेशर कम होता है, यहाँ पे हमारा था ना, देखिए हाई स्पीड विंड आर accompanied by reduced एयर प्रेशर। तो येस ऑफकोर्स ऐसा ही होता है, स्पीड ज़्यादा, विंड की स्पीड ज़्यादा तो एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। ओके, कैन यू इमेजिन व्हाट वुड हैपन ऑफ हाई स्पीड विंड ब्लो ओवर द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो जब बिल्डिंग की रूफ्स में बहुत तेजी से हवा चलती होगी तो तब क्या होता है, इफ द रूफ्स आर वीक, अगर रूफ्स वीक हुई, दे कुड बी लिफ्टेड एंड ब्लोन अवे, तो क्या वो ऊपर उठ के क्या वो उड़ जाएंगी, या जो भी हवा आएगी वो अपने साथ उसे उड़ा ले जाएगी। इफ़ यू हैव एनी सच एक्सपीरियंस शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास ऐसे कोई एक्सपीरियंस है तो उसे शेयर कीजिए। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ विंड्स आर प्रोड्यूस। चलिए आप जानने की कोशिश करते हैं कि ये हवा बनती कैसे है, ये हवाएं आती कहाँ से हैं या कैसे होती हैं। हाउ दे ब्रिंग रेन एंड हाउ दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम। वो कभी कभी कहते हैं ना हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो ऐसा कैसे होता है कि वो कभी कभी बारिश भी लेके आते हैं अपने साथ, और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव भी कभी कभी हो जाते हैं, यानी कि हानिकारक भी ये हो जाते हैं। यू ऑलरेडी नो दैट व्हेन एयर मूव्स, आपको ऑलरेडी पता है जब भी मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड ना, तो आपको पता है कि एयर मूव होती है तो इसे हम क्या बोल देते हैं, विंड, मतलब कि हवा। एयर मूव्स फ्रॉम the region where the air pressure is high to the region where the pressure is low। तो हवा कहाँ से कहाँ की तरफ जाती है, जहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से जहाँ प्रेशर कम है उसकी तरफ। मतलब कि समझ लीजिए कोई भी चीज़ जब ज़्यादा होती है तभी तो वो कम वाले को देगा ना। जैसे कि आपके पास 2 ब्लू पेन्स हैं और आपको टीचर लिखा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड ने बोला कि मेरे पास ब्लू पेन नहीं है, दे दो, तो आप तभी तो दोगे जब आपके पास 2 है। एक है तो फिर आप कैसे दोगे ना, अगर आप दोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे, आप नहीं दोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही इसमें भी समझ लीजिए कि एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ब्लो होती है या बहती है, ठीक है। द ग्रेटर द डिफरेंस इन प्रेशर, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, द फास्टर द एयर मूव, उतनी ही तेजी से हवा मूव करेगी। मतलब कि जितना ज़्यादा प्रेशर में डिफरेंस, जितना मतलब अगर एक 100 है दूसरा 200 है, तो जितना ज़्यादा गैप होगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतनी ही तेजी से हवा मूव करेगी। बट हाउ आर द प्रेशर डिफरेंस क्रिएटेड इन नेचर, लेकिन नेचर में कैसे प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, क्योंकि हम तो देखते हैं बहुत तेजी से हवा चलती है। तो फिर नेचर के पास ऐसा क्या होता है जो कि वो ऐसे डिफरेंस को क्रिएट कर देती है, प्रेशर डिफरेंस को क्रिएट करती है। इज़ द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन्वॉल्व, क्या इस डिफरेंस में, इसके डिफरेंस होने में, इन प्रेशर के डिफरेंस में क्या कहीं ना कहीं टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है। द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब जो एक्टिविटी हम करेंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी इसको समझने के लिए। ओके, सो एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि जब भी आप गर्माहट ले आएंगे, जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, हीट आप देंगे, तो वहाँ पे एयर फैलने लगेगी, ऐसा आपसे कहा जा रहा है। ओके, नाउ एक्टिविटी 8.5। ओके, सो टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब को लीजिए। बॉइलिंग ट्यूब बेटा ऐसी होती है, देखिए कुछ इस तरीके की बॉइलिंग ट्यूब होती है। दिस वन इज बॉइलिंग ट्यूब। स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। तो कुछ इस तरीके से उसको उसमें डाल दीजिए बलून्स को। देखिए कैसे फिट किया गया हुआ है ना, तो ऐसे ऐसे फिट कर दीजिए। यू कैन यूज़ अ टैप टू मेक इट टाइट। तो आप एक टैप का यूज़ कर सकते हैं इसे टाइट करने के लिए। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में गर्म पानी डालिए। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। तो कुछ इस तरीके से गर्म पानी में उसको डाल दीजिए। देखिए बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। उसके बाद बॉइलिंग ट्यूब इमर्ज इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में इसे डाल दीजिए, गर्म पानी में आप इसे डाल दीजिए। कैसे डालना है, ट्यूब को डालना है, इसे नहीं डालना है, ठीक है। तो फिर बोल रहा है
ऑब्जर्व फॉर 2 to 3 मिनट फॉर एनी चेंजिंग इन शेप। 2 से 3 मिनट के लिए आप वेट कीजिए कि क्या बलून के शेप में कोई चेंज आ रहा है। ऐसा करने के बाद जब आपने क्या किया, बॉइलिंग ट्यूब लिया, बॉइलिंग ट्यूब में आपने बलून फिट कर दिया। बलून फिट करने के बाद आपने एक बीकर में गर्म पानी लिया और उस बॉइलिंग ट्यूब को उसमें डाल दिया जिसमें कि आपने बलून को लगाया था। तो 2-3 मिनट वेट कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्या बलून के शेप में कोई चेंज आया। तो फिर उसके बाद बोल रहा है टेक द ट्यूब आउट। अब उस ट्यूब को बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। अब इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिए। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर। दूसरे बीकर में आपने क्या करना है, जो आइस कोल्ड वाटर होता है, बहुत ठंडा पानी जो है वो दूसरे बीकर में डालिए। एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2 to 3 मिनट। फिर उसी ट्यूब को क्या कर दीजिए, 2 से 3 मिनट के लिए पहले बॉयल पानी में डाला, अब किस पानी में डाल देंगे, बहुत ठंडे पानी में आप डाल देंगे, ठीक है। और 2-3 मिनट तक ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बलून। अब क्या बलून के शेप में क्या चेंज आया उसे देखिए, ठीक है। थिंक एंड, और ये भी तो कर सकते हो आप इजीली, है ना। कुछ और ट्यूब की जगह कुछ और यूज़ कर लीजिएगा। हॉट वाटर आप किसी भी कंटेनर में डाल सकते हैं, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अगर कर पाए तो ठीक, अदरवाइज हम स्कूल में करेंगे, ओके। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। सोचिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेटेड। देखिए चेंज आपको नज़र आ रहा होगा ना। नॉर्मल आपने डाला था बॉइलिंग, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर, बॉइलिंग ट्यूब बेटा रहने दीजिए, आप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बॉइलिंग ट्यूब की ज़रूरत पड़ेगी जो आपके पास होगी नहीं। तो जब इसको डाला था उसके बाद गर्म पानी में डाल दिया था, तो देखिए थोड़ा सा शेप में चेंज आपको दिखा, इसमें फूला फूला सा। ठंडे पानी में डाला तो देखो कैसे श्रिंक हो गया, है ना। तो अब सोचिए, व्हाट मेक द बलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर। तो बॉइलिंग ट्यूब जब गर्म पानी में रखा था तो फ्लैट कैसे हो गया। वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। कैसे वो ऐसा हो गया जब इसको ठंडे पानी में रखा था। कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। तो क्या हम इस ऑब्जर्वेशन की बात कर सकते हैं इसमें कि एयर क्या करती है, गर्म करने पे एक्सपेंड होती है, फैलती है। कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपेंड टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट कूल डाउन। क्या आप बता सकते हैं कि क्या होता होगा उस बॉइलिंग ट्यूब में जब इसमें जो एयर है, बॉइलिंग ट्यूब में जो एयर है वो ठंडी हो जाती है, तब क्या होता होगा, क्या आप बता सकते हो। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसके बाद जो एक्टिविटी आपकी होगी ये बहुत इंटरेस्टिंग आपकी होने वाली है। दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। तो इसकी हेल्प से आप और ज़्यादा गर्म पानी के बारे में, और ज़्यादा हॉट यानी कि गर्म हवा के बारे में आप इसके बारे में जान सकते हैं, ओके। नाउ एक्टिविटी 8.6। एक्टिविटी 8.6 में देखते हैं हमें क्या बताया जा रहा है, ओके। टेक 2 पेपर बैग और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज। आपने क्या करने हैं, 2 पेपर बैग लेने हैं या पेपर कप्स लेने हैं जो कि सेम साइज के हैं। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टेड पोजिशन ऑन द 2 एंड ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। तो ऐसे 2 बैग लिए, एक मेटल स्टिक ली, इसमें इसको टांग दिया उल्टा, ठीक है, बैग को उल्टा टांग दिया। टाई पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ द स्टिक, होल्ड द स्टिक बाय थ्रेड एज इन द बैलेंस। बैलेंस करने के लिए कुछ इस तरीके से उसको बांध दीजिए, ठीक है। पुट अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द बैग एज सोन इन द फिगर। तो कुछ इस तरीके से, अब कुछ इस तरीके का ऐसे हैंग किया आपने, और उसके बाद क्या करना है आपको, नीचे से आपने कैंडल की फ्लेम लगा देनी है, ठीक है बेटा, अकेले नहीं करनी है ये एक्टिविटी। ऑब्जर्व व्हाट हैपन। फिर ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है, ठीक है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब। देखिए पहले ये इस पोजीशन में थे, दोनों का बैलेंस बराबर है। अब जब जैसे ही आपने इसे हीट किया, जैसे आपने नीचे से कैंडल जलाई, तो इनका बैलेंस क्यों खराब हो गया, एक ऊपर और एक नीचे क्यों आ गया, ठीक है। तो क्यों डिस्टर्ब हो गया बैलेंस इसका। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइजेस अप। तो क्या ये एक्टिविटी ये इंडिकेट तो नहीं कर रही कि जैसे जैसे हवा गर्म होगी वो ऊपर की तरफ मूव करेगी। एज द वार्म एयर राइजेस अप, जैसे जैसे हालांकि जो गर्म हवा है वो ऊपर की तरफ गई, इट पुशेज द बैग अबव द कैंडल। इसने क्या कर दिया, बैग को
कैंडल के ऊपर से पुश कर दिया, धक्का दे दिया। डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट द वार्म एयर इज लाइटर देन द कूल एयर? क्या ये सजेस्ट कर रही है ये एक्टिविटी कि जो ठंडी हवा है वो गर्म हवा है वो ठंडी हवा से हल्की होती है? क्या ये बता रही है ऐसा? वार्म एयर इज लाइटर, क्या वार्म एयर गर्म हवा हल्की होती है और ठंडी हवा क्या भारी होती है, ऐसा बता रहा है कुछ? तो हमने ऐसा ही तो देखा है ना, जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे रहती हैं, वो बैठी रह जाती हैं, और जो हल्की चीज़ें होती हैं वो ऊपर को उठती हैं, है ना? तो क्या ये ऐसा ही एक एक्सपीरियंस है जहाँ पे हमने 2 बैग लटकाए और उसके बाद कैंडल जिसमें लगाई उसमें गर्माहट फील हुई उस बैग में, और जैसे उसमें गर्माहट फील हुई वो ऊपर की तरफ गया, जबकि दूसरा जिसमें हमने कैंडल नहीं लगाई थी वो नीचे की तरफ आने लगा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक्स ऑलवेज राइजेज अप? क्या अब आप बता सकते हैं कि क्यों स्मोक हमेशा क्या होता है ऊपर की तरफ जाता है? क्यों कोहरा धुआं वगैरह ऊपर की तरफ क्यों जाता है जो धुआं होता है? ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। तो ये भी जानना, ये भी याद रखना जरूरी है कि जो एयर होता है, रिमेंबर दैट हीटिंग द एयर को गर्म करने पे ये क्या होता है? हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस। ये एक्सपेंड होती है, फैलती है और ज़्यादा जगह ये घेरती है। ओके, तो व्हेन द सेम थिंग ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, जब ये सेम थिंग ज़्यादा स्पेस घेरती है तो ये क्या हो जाती है? और लाइटर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह उसे मिल गई। इट बिकेम लाइटर। द वार्म एयर इज देयर फॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर। तो इसी वजह से जो वार्म एयर होती है वो हल्की होती है, किसके कंपैरिजन में? ठंडी एयर के। अब देखो मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक बेंच में 4 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है? वो 4 बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनको उठाने की अकेले से कोशिश कर रही हूँ, तो क्या होगा? भारी हो गए सारे के सारे 4 बच्चे, है ना? तो मेरे लिए मुश्किल होगा उठाना। लेकिन फिर मैंने कहा कि आप में से 3 बच्चे उठिए, एक एक करके अलग अलग बेंच में बैठ जाइए, मतलब कि खुद को एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक आगे वाली बेंच में, फिर पीछे और फिर पीछे। अब मैं उस बेंच को उठाऊंगी तो वो मेरे लिए ईजी होगा ना, हल्का हो जाएगा। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हीट बढ़ेगी, मतलब कि मैं तो सिर्फ आपको वैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ, हीट का एग्जाम्पल। तो जैसे जैसे हीट बढ़ेगी वैसे वैसे वो जगह घेरेगी। कैसे जगह घेरी? अब आप लोगों ने 4 बच्चों की जगह घेर ली ना, 4 बेंच में जगह घेर ली ना, तो वैसे ही जैसे हीट दी जाती है वैसे वैसे जो एयर होती है वो ज़्यादा जगह घेरती है, और ज़्यादा जगह घेरने की वजह से वो हल्की हो जाती है, जैसे कि एक बच्चे के बैठने से बेंच हल्का हो गया। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है, इसीलिए कहा जाता है इट बिकम लाइट। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर द कोल्ड एयर। इसी वजह से जो गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा से हल्की होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप। तो इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेज एट अ प्लेस। तो हमारे नेचर में, हमारे आसपास बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब गर्म हवा ऊपर की तरफ जाने लगती है। द प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। और उस जगह का प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोअर्ड। अब यहाँ पे को इस जगह का एयर प्रेशर कम हो गया तो द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज, अब वहाँ से जगह खाली हो गई ना, तो दूसरी जगह से क्या हो जाएगी? ठंडी हवाएं उसके आसपास से आने लगती हैं उस जगह को भरने के लिए। रशेस इन टू फिल इट्स प्लेस। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर। ये क्या करता है? एयर में कन्वेक्शन ले आता है। हमने पढ़ा है कन्वेक्शन के बारे में, एज यू लर्न इन चैप्टर 4। हम चैप्टर 4 में कन्वेक्शन करंट के बारे में पढ़ के आ चुके हैं ना। तो क्या करता है? वो अपनी जगह को घेरता है, अपनी जगह, जो जगह खाली है वहाँ पे खुद आ जाता है, क्योंकि हवा ऊपर की तरफ मुड़ गई थी, ऊपर की तरफ चली गई थी, तो वो जगह खाली हो गई, वहाँ पे ठंडी हवा आके अपनी जगह घेर लेती है। ठीक है, now next is wind current are generated due to uneven heating on earth। तो ये माना जाता है कि जो wind current है वो कैसे जनरेट होती है? अर्थ की अनइवन हीटिंग से। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या ये सच है। तो these situations are, सिचुएशन कौन कौन सी होती है? अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल्स। तो इक्वेटर और पोल्स में के बीच में अनइवन हीटिंग जब होती है तो तब क्या होता है? ओके, यू माइट हैव लर्न इन जियोग्राफी दैट रीजन क्लोज टू द इक्वेटर गेट मैक्सिमम हीट फ्रॉम द सन। आपने पढ़ा होगा लास्ट क्लासेस में भी, आई थिंक आपने पढ़ा होगा, या आपने पढ़ा होगा कहाँ? लास्ट चैप्टर में इक्वेटर्स और
पोलर एरियाज के बारे में थोड़ा बहुत आपको बताया गया था, और ऐसे ही आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि जो इक्वेटर के नज़दीक होती हैं, जो जगहें इक्वेटर के नज़दीक होती हैं, वहाँ पे सन की हीट मैक्सिमम आती है, सबसे ज़्यादा सन की हीट उनको मिलती है। द एयर इन दीज रीजन्स गेट वार्म, तो अब सन की एनर्जी जहाँ ज़्यादा मिलेगी वहाँ क्या होगा, वहाँ की हवा भी तो गर्म होगी ना बेटा। तो इन रीजन्स की जो हवा होती है वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है। द वार्म एयर राइजेस, अब ये वार्म एयर, ये गर्म हवा क्या होती है, अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है। एंड द कूलर एयर फ्रॉम द regions in the 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator move in, तो साथ ही साथ क्या होता है, जैसे जैसे वार्म एयर यानी कि गर्म हवा ऊपर की तरफ जाती है, जो ठंडी हवा होती है कहाँ से आती है, वो आती है कहाँ से, रीजन 0, जहाँ 0 से 30 डिग्री का लैटिट्यूड जो बेल्ट होती है वहाँ से आती है, दूसरी साइड से ऑफ द इक्वेटर मूव इन, यहाँ चले जाती है, उस जगह में चले जाती है जहाँ पे गर्म हवा ने अपनी जगह छोड़ दी है। ठीक है, दीज विंड ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ एंड द साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर, ये विंड कहाँ से, नॉर्थ और साउथ से इक्वेटर की तरफ जाने लगती हैं। एट द पोल्स, अब पोल्स में क्या होता है, अब देखिए ये तो हमने इक्वेटर्स में पढ़ा, पोल्स में क्या होता है, द एयर इज कोल्डर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री, तो एयर जो होती है पोलर एरियाज में, पोलर रीजन्स में जो हवा होती है वो ठंडी होती है, 60 डिग्री कम होती है लैटिट्यूड्स के कंपैरिजन में। द वार्म एयर एट दीज लैटिट्यूड्स राइजेस अप एंड द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोलर रीजन रशेज इन, तो जो गर्म हवा होती है इन लैटिट्यूड्स में ये ऊपर की तरफ जाते हैं, और जो ठंडी हवा होती है पोलर रीजन से वो इसकी जगह घेर लेती है, इसकी जगह आ जाती है टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड, तो इसी तरीके से मतलब कि लैटिट्यूड से वहाँ, और क्या हमने क्या पढ़ा था, जो वार्म जो एयर है गर्म होती है कहाँ, इक्वेटर में, तो वार्म वाटर जैसे ऊपर की तरफ जाता है, ठंडी हवा आती है कहाँ से, 0 से 30 डिग्री के आसपास की ठंडी हवा लैटिट्यूड बेल्ट से आती है, इक्वेटर की तरफ मूव करती है, फिर ये विंड ब्लो होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ। और पोल्स में क्या होता है, एयर ठंडी होती है तो वहाँ से क्या आ जाती है, गर्म हवा आती है, तो एक ठंडे से गर्म से ठंडे की जगह और ठंडे से गर्म की जगह जाने वाली जो सर्कुलर मोशन, जो ये सर्कुलेट होता है, ये इन दिस वे विंड सर्कुलेशन इज सेट अप फ्रॉम द पोल्स टू द वार्मर लैटिट्यूड, तो एक सर्कुलेशन इनमें होता है, विंड कहाँ से होती है, पोल से गर्म जगह की तरफ जाती है, जैसे कि फिगर 8.8 में हमें दिखा रखा है, देखो कैसे ब्लो कर रही है ना, देखिए एरो से दिखा रखा है, यहाँ से पहले नीचे, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से जा रही है। द विंड फ्लो पैटर्न बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, अर्थ की अनइवन हीटिंग से जो विंड का जो पैटर्न हमें दिखाया गया है, विंड कैसे फ्लो हो रही है, कैसे फ्लो हो रही है, वो हमें इसमें दिखाया गया है। ठीक है, पहली बोल रही है, आई वॉन्टर वाई द विंड शोन इन द फिगर आर नॉट इन द एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अब वो कह रही है कि हमसे तो नॉर्थ साउथ बोला, तो वो कह रही है कि मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि क्यों फिगर में ऐसा नहीं दिखाया, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों नहीं एग्जैक्ट दिखाया है, जबकि ऐसा ही तो कहा गया है ना, ऊपर हमें ऐसा ही तो बताया गया, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो चलिए जानते हैं, द विंड वुड हैव फ्लोन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ और फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ऐसा ही होना चाहिए था कि विंड नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होनी चाहिए थी। अ चेंज इन डायरेक्शन इज हाउएवर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, इनके डायरेक्शन में जो चेंज आता है वो इसलिए आता है क्योंकि अर्थ हमेशा क्या होते रहती है, रोटेट होते रहती है, इसीलिए कुछ इस तरीके से वो दिखाई देती है। ओके, नाउ फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया, अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल्स। नेक्स्ट वन इज अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, लैंड और वाटर का जो अनइवन हीटिंग है उसकी वजह से क्या होता है, तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज हमने पढ़ा था। यू हैव रीड अबाउट द सी ब्रीज एंड द लैंड ब्रीज इन चैप्टर 4। तो इसमें क्या होता है, लैंड गर्म होता है तो सी की ठंडी हवा आती है लैंड में, जैसे ही लैंड में गर्म हवा आती है तो गर्म हवा अपनी जगह छोड़ने लगती है, सी से आने वाली जो ठंडी हवा है वो अपनी जगह ले लेती है। और ठीक अपोजिट कब होता है, जब सी ठंडा होता है तो वहाँ की गर्म हवा जाने लगती है और वो उसकी जगह, जब वहाँ गर्मी होती है तो उसकी जगह घेर लेता है। और सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में हमने जाना था चैप्टर 4 में, तो यहाँ पे फिर से बताया जा रहा है, इन समर नियर द इक्वेटर द लैंड
वार्म फास्टर, तो समर के टाइम पे क्या होता है, इक्वेटर के नज़दीक क्योंकि सनलाइट बहुत तेज़ी से पड़ती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जो लैंड वाला जो एरिया है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज़ हायर देन दैट ऑफ द वाटर इन द ओशन। और बहुत बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा ही होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि जो पानी होता है, जो लैंड है, वो उसका टेम्परेचर हमेशा हाई ही रहता है, ज़्यादा ही रहता है इन कंपेरिजन टू ओशन के वाटर। ठीक है, तो द एयर ओवर द लैंड गेट हीटेड एंड राइजेज, तो लैंड के ऊपर की जो हवा है वो हीट हो जाती है, वो गर्म हो जाती है और ऊपर की तरफ मुड़ना स्टार्ट कर देती है, ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है क्योंकि हल्की हो गई है, हल्की चीज उड़ जाती है ना। दिस कॉजेज द विंड टू फ्लो फ्रॉम द ओशन टूवर्ड्स द लैंड, तो अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो हवा है उसको कहाँ से, ओशन से लैंड की तरफ जाने के लिए जगह मिल जाती है, ठंडी हवा लैंड की तरफ जाने लगती है। दीज आर मानसून विंड्स, तो ये वही विंड्स हैं जिनकी वजह से बारिश आती है। इन विंड्स को क्या कहा जाता है बेटा, मानसून विंड। ओके, फिगर 8.9 में आपको दिखाया गया है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कितना बड़ा कैसे दिखाया गया, देखिए ऐसे भी जा रहा है, ऐसे भी जा रहा है, ऐसे ऐसे सारे तरीकों से हमें जाते हुए नजर आ रहा है। तो अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड, स्पेशली द राजस्थान, राजस्थान का दिखा रखा है, राजस्थान डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान, जनरेट मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट से जनरेट हो रहा है मानसून, देखिए, एंड डायरेक्शन इन समर। दीज विंड्स ऑक्यूपाई लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशन, तो ये इंडियन ओशन का बहुत बड़ा पार्ट क्या करते हैं, दीज विंड कैरी लॉट्स ऑफ वाटर, वहाँ से बहुत सारा पानी लेके आते हैं इंडियन ओशन से और फिर बरसात करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये प्रोसेस होती है। तो चलिए जानते हैं आगे। द वर्ड मानसून इज डिराइव फ्रॉम, अब वो मानसून जो था वो कहाँ से डिराइव हुआ, वो वर्ड जैसे आप सुनते होंगे ना, इस साल मानसून लेट है, इस साल मानसून जल्दी है, जिस साल मानसून जल्दी हो जाता है, जल्दी होता है, उस साल बारिश थोड़ी जल्दी हो जाती है, और जिस साल लेट होता है बारिश थोड़ी लेट होती है। आजकल जैसे बरसात का सीजन है तो कहाँ से, मानसून, हम इंडिया तो मानसून पे ही डिपेंड है, मानसून के वाटर पे ही डिपेंड होता है। तो द वर्ड मॉनसून इज डिराइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, मौसम एक अरेबिक वर्ड है, वहां से लिया गया है, विच मीन्स सीजन, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, तो इन विंटर, अगर हम ठंडियों की बात करें, द डायरेक्शन ऑफ विंड फ्लो गेट्स रिवर्स, तो जो ये हमने पढ़ा इसका ठीक उल्टा प्रोसेस हो जाती है, विंड की डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। इट फ्लो फ्रॉम लैंड टू द ओशन, तो ये कहाँ फ्लो करने लगती है, लैंड से ओशन की तरफ। देखिए ये ओशन से लैंड की तरफ और ये लैंड से ओशन की तरफ, ये ओशन है, यहाँ ओशन से लैंड की तरफ जा रहा है, एरो देखिए, यहाँ ओशन से लैंड की तरफ जा रहा है। तो बोले अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर इन विंटर जनरेट विंड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, से नॉर्थ वेस्ट के कोल्डर लैंड से जनरेट हो रहा है। These colder wind carry little water, तो इनमें बहुत कम पानी होता है, hence bring small amount of rain in winter, तो विंटर सीजन में बहुत थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश आती है वो इसी वजह से आती है क्योंकि ये हवाएं थोड़ा थोड़ा पानी ला पाती हैं, लेकिन ये वाली जो हवाएं होती हैं ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी लेके आती हैं। ठीक है, नाउ बूजो कह रहा है आई वॉन्ट टू नो व्हाट दिस विंड डू फॉर अस, ये कह रहा है कि बूजो कह रहा है कि मैं जानना चाहता हूँ ये विंड हमारे किस काम की है, हमारे लिए क्या करती है। ठीक है, तो द विंड फ्रॉम द ओशन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, तो इनका क्या काम है, ये हवाएं क्या करती हैं, ओशन से क्या करती हैं, पानी को लेके आती हैं जिसकी वजह से बारिश होती है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, ये हमारी वाटर साइकिल का भी एक पार्ट है। ओके, जैसे बारिश का होना, ऊपर से वेपोराइज होके ऊपर जाना फिर वापस आना, तो ये यहाँ से भी ये भी एक पार्ट होता है। ठीक है, तो बोला द मानसून विंड्स कैरी वाटर एंड इट्स रेन, तो जो मानसून की जो विंड होती है, मानसून वाली जो हवाएं होती हैं वो ये वाटर को कैरी करके लाती है और बरसात करती है। तो चलिए जानते हैं, आज तक हमने पढ़ा था क्लाउड ब्रिंग्स रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस, हमने पढ़ा था कि बादल बरसात लेके आते हैं और हमें खुशियाँ दे जाते हैं। फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड्स मेनली ऑन रेन्स फॉर देयर हार्वेस्टेड, तो हमारे कंट्री में जो किसान हैं वो टोटली या बहुत ज़्यादा डिपेंड किस पे हैं, रेन
वाटर पे डिपेंड हैं। देयर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड एंड रेन, तो इधर बहुत सारे म्यूज़िक या सॉन्ग, बहुत सारे गाने हैं जो कि बादल या बरसात से रिलेटेड हैं, बारिश से रिलेटेड हैं। सिंग एंड एन्जॉय विथ योर फ्रेंड, सिंग गाइए और एन्जॉय कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हेयर इज़ वन, इफ़ यू नो सच अ सॉन्ग हेयर इज़ वन फॉर यू, अगर आप जानते हैं तो एक सॉन्ग यहाँ पे भी आपको दिया गया है। Rearing clouds across the sky tell us the monsoon's here. Dark and floating clouds then pour raindrops everywhere. Clouds make lightning flash overhead and irrigate field with rain. Clouds make earth its fragrance spread when wet with drops of rain. Rising from the ocean vast, cloud fill up with rain. Rain to ocean back at last to mingle with ocean again. तो ये एक आपको सॉन्ग दिया गया है जो कि आप जो किससे रिलेटेड है, मॉनसून वाली बारिश से रिलेटेड है, क्लाउड से हमारे रिलेटेड है, बरसात से रिलेटेड है। तो आप इसको गा सकते हो, आप इसकी राइमिंग बना सकते हो, है ना। आपको दे रखी है ये राइमिंग, आप इसमें अपनी धुन डाल सकते हैं, है ना, अपने हिसाब से आप इसको गा सकते हो। तो हावेवर इट इज़ नॉट, आप देखिए हावेवर इट इज़ नॉट ऑलवेज अ हैप्पी एंडिंग, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हैप्पी एंडिंग ही हो, है ना। बारिश आई है तो वो बहुत अच्छा ही करके जाए, ज़रूरी नहीं है ऐसा। रेन्स ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स, हमें पता है कि बरसात कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट कर जाता है। कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, क्या आप इन कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हैं? क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आप बता सकते हो जो कि बारिश की वजह से होती है? जहाँ पे हम बात कर रहे हैं, हम गाने बना रहे हैं बारिश के बारे में, बारिश के लिए, लेकिन वहीं हम कह रहे हैं कि ये बरसात क्या होती है, कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को भी लेके आती है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं? You can discuss the causes and solution of the problems with your teacher and parents. तो जो भी आप प्रॉब्लम्स बताएंगे उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, उसके कॉजेज़ के बारे में जान सकते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इसको आप अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकते हो, है ना। इन नेचर इटसेल्फ देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, तो हमारे नेचर में खुद भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, खुद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि क्या करती है, खुद ही हो जाती है, जो कि डिजास्टर, बहुत बड़ी आपदा को कॉज कर जाती है। एंड पोस्ट थ्रेट टू ह्यूमंस, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी आपदा, बहुत बड़ी दिक्कत ह्यूमंस के लिए ले आती है, एनिमल्स के लिए ले आती है और प्लांट लाइफ के लिए लेके आती है। ठीक है, लेट्स स्टडी टू सच सिचुएशन। तो इसी दो सिचुएशन की चलिए बात करते हैं। आपसे कहा जा रहा है, एक तो क्या है थंडर स्टॉर्म और दूसरा क्या है साइक्लोन। ठीक है, तो अब थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन्स होते क्या हैं? ठीक है, तो पहले अच्छा हमने ये देखा, पहले एक बार रिकॉल कर ले बेटा, हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अदरवाइज बहुत लंबा ये चले जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखिए, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन के बारे में हमने बात करी। हमने कहा कि विंड मीन्स होता है हवा, स्टॉर्म मीन्स होता है क्या, आंधी, और साइक्लोन मीन्स होता है चक्रवात। हमने देखा कि ओडिशा में कैसी तबाही इस साइक्लोन ने मचाई 1999 में, हमने देखा नहीं, हमने पढ़ा, है ना। तो हमने पढ़ा कि ओडिशा में कब 18 अक्टूबर 1999 को 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक चक्रवात आया, एक साइक्लोन आया, जिसने कि 45,000 लोगों के अप्रॉक्सीमेटली माना गया है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके घरों को ख़त्म कर दिया। 7 लाख से ज़्यादा पीपल होमलेस हो गए, खाने की कमी हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। अब थोड़ा सा उभरे तो कहाँ थे, उभरे तो नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा ये शांत हुआ था, ये चक्रवात शांत हुआ, तो ठीक इसके 10 दिन बाद फिर से एक और तूफान ऐसे ही आया, एक और चक्रवात ऐसे ही आया 29 अक्टूबर को, जो कि और भी ज़्यादा तेज स्पीड से आया, जिसने पूरी तरीके से तहस नहस ओडिशा को कर दिया। ओडिशा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था ओडिशा के जहाँ जिस जगह पे साइक्लोन जो आया था। कम्युनिकेशन खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, ट्रांसपोर्ट खत्म, एग्रीकल्चर सिस्टम, एग्रीकल्चरल लैंड सब खत्म, इसने सब कुछ खत्म कर दिया था। तो लेकिन फिर हमने पढ़ा कि साइक्लोन्स क्या होते हैं या विंड क्या होती है। हमने कहा कि इससे पहले कि हम साइक्लोन्स को डिफाइन करें, हम बात करते हैं किसकी, विंड की। उसके लिए हमने एक्टिविटी करी, एक्टिविटी में हमने कैन वाली एक्टिविटी करी, जिसमें कि हमने वाटर बॉईल किया, उसके बाद हमने
ऊपर से पानी डाल दिया तो हमने देखा कि इसने क्या हुआ, इसने अपना शेप चेंज कर लिया। जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि एयर कहीं ना कहीं प्रेशर लगाता है, हवा में कहीं ना कहीं प्रेशर तो होता है, दबाव तो होता है, हमने ये पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने जाना कि हाई स्पीड विंड आर अकम्पेन्ड बाय रिड्यूस एयर प्रेशर। हमने ये पढ़ा अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू कि जितनी तेजी से हवा आएगी उतना ही कम उसमें प्रेशर होगा, वो उतने ही कम प्रेशर के साथ आएगी, मतलब कि तेज हवा कम प्रेशर के साथ आएगी। ये एक्टिविटी हमने जानी, जहाँ पे को हमने एक पेपर की स्ट्रिप बनाई, इसके माउथ में लगाई उसके, तो हमने देखा कि बहुत मुश्किल हो रहा था फूंक मारना। हमने बलून वाली एक्टिविटी करी और हमने पेपर स्ट्रिप वाली एक्टिविटी करी। ये सारी एक्टिविटीज़ हमने करी तो हमें कहीं ना कहीं फील हुआ कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ऐसी कंडीशन थी जहाँ पे को जब भी हम हाई स्पीड के साथ विंड ब्लो करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, फिर उसके बाद हमने एक चीज़ और पढ़ी, एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। हवा हीट करने पे क्या होती है, फैल जाती है या एक जगह से दूसरी जगह चले जाती है। तो इसके लिए भी हमने बॉइलिंग ट्यूब लिए, जिसमें हमने बलून वाला एक्सपेरिमेंट किया या एक्टिविटी करी, जहाँ पे हमने देखा कि बलून को एक बॉइलिंग ट्यूब हमने लिया और एक कंटेनर, एक बीकर लिया। वहाँ पे हमने क्या किया, बलून टाइड ओवर द नेक ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब के नेक में हमने क्या कर दिया, बलून को बांध दिया, बलून को सेट कर दिया। उसके बाद इस बीकर में हमने बॉइलिंग वाटर या हॉट वाटर लिया और बॉइलिंग ट्यूब को इसमें इमर्स कर दिया। जब हमने ऐसा किया तो हमने देखा कि जो बलून है वो कुछ एक्सपेंसा हुआ। ठीक है, फिर हमने थोड़ी देर के लिए इसे बाहर निकाला, हमने ठंडा कर दिया। अब हमने क्या किया, इस बीकर में ठंडा पानी डाल दिया और ठंडे पानी के साथ साथ जो ये बॉइलिंग ट्यूब है वो भी इसमें इमर्स कर दिया, वो भी इसमें डुबा दिया आइस कोल्ड वाटर में। तो हमने देखा कि ये क्या हो गया, कुछ इस तरीके का शेप बलून ने शो किया। ठीक है, तो इससे ये पता चला कि जब पानी गर्म था तो वो क्या हो गया, एयर एक्सपेंड हो जाती है, हमने ये जाना। फिर उसके बाद एक और एक्टिविटी हमने करी जिसमें कि हमने देखा, क्वेश्चन हमें दिया गया था, हैंडल द बर्निंग कैंडल केयरफुली। इसमें कैंडल की जरूरत है तो आपने बहुत केयरफुली इसको करना था। हमने 2 बैग लिए, 2 पेपर के बैग लिए या एम्प्टी पेपर कप्स लिए, सेम साइज के जो थे, इनको कुछ इस तरीके से हैंग कर दिया। ठीक है, जैसे कि हम किसी चीज़ को तोलते हैं ना, तो वैसे इसको भी कर दिया। तो अब जब ऐसे किया तो उसके बाद इसके नज़दीक हमने क्या कर दी, एक कैंडल जला दी। जब हमने कैंडल जलाई तो हमने देखा कि जिस पेपर बैग के नीचे या जिस बैग के नीचे हमने मोमबत्ती जलाई है, कैंडल जलाई है, वो तो ऊपर की तरफ चले गया, जबकि दूसरी साइड वाला जो बैग था वो नीचे की तरफ आ गया। इसका बैलेंस डिस्टर्ब हो गया, बैलेंस खराब हो गया। तो ये बैलेंस कैसे खराब हुआ, तो हमने एक आइडिया लगाया कि जब भी हवा गर्म होगी, मतलब कि जब भी यहाँ से हमने देखो हीट किया ना, तो इसके ऊपर की हवा क्या हो गई, गर्म हो गई। तो गर्म हवा क्या हो गई, ऊपर की तरफ जाने लगी और ऊपर की तरफ जाने की वजह से जो ठंडी हवा है वो क्या हो गई, नीचे, मतलब कि वो भारी, मतलब इससे आइडिया आया कि ये हल्की होती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। कौन, गर्म हवा। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो वार्म जो एयर होती है वो लाइट होती है, लाइट मीन्स हल्की होती है, जबकि जो कूल जो एयर होती है, जो कोल्ड एयर होती है, वो इसके कंपैरिजन में हैवी होती है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ नहीं जाती है, जबकि वार्म एयर जो होती है वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। ओके, फिर हमने विंड करंट के बारे में पढ़ा। हमने कहा कि विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ की अनइवन हीटिंग की वजह से विंड करंट जनरेट होता है, हमने पढ़ा। जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। हमने पढ़ा कि कैसे इक्वेटर से पोल की तरफ हवाएं जाती हैं और कैसे पोल से इक्वेटर की तरफ हवाएं आती हैं और कैसे ये सर्कुलेट करती है वाटर के बैलेंस को, कैसे ये विंड को कैसे सर्कुलेट करवाती है, हमने इसके बारे में जाना। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। लैंड एंड वाटर की जो अनइवन हीटिंग है उसके बारे में हमने जाना, जो कि हम 4th चैप्टर में भी अपने पढ़ के आ चुके थे, जहाँ पे हमने 2 नए वर्ड सीखे थे, सी ब्रीज, ब्रीज मीन्स हवा, समुद्र की हवा, और लैंड ब्रीज, लैंड की हवा, हमने इनके बारे में जाना था। हमने वहाँ पे जाना था कैसे, वहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया हुआ था ना, चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में, ये देखिए, ठीक वही पेज खुलाना, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। हमने यहाँ पे जाना था ना, डे टाइम पे क्या हो रहा था, डे टाइम पे सी से आने वाली हवा कहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, क्योंकि डे टाइम पे जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा था। बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसके ऊपर की हवा भी गर्म हो गई, हवा गर्म हो गई तो ऊपर की तरफ उड़ने लगी। अब हवा
ऊपर की तरफ उड़ी तो इसकी जगह खाली हो गई ना, तो इस खाली जगह को भरने के लिए इस सी से आने वाली ठंडी हवा आ गई। ठीक है, यहाँ ठंडी हवा आ गई। अब ये तो दिन टाइम पे था, दिन टाइम पे क्या हुआ, जो ठंडी हवा थी वो गर्मी की तरफ आ गई, मतलब कि वो लैंड की तरफ आई। जबकि नाइट टाइम पे क्या हुआ, नाइट टाइम पे ठीक इसका अपोजिट हुआ। क्या हुआ, यहाँ से आने वाली जो एयर है वो कहाँ चले गई, जो हॉट एयर है वो यहाँ चले गई, क्योंकि ये इजीली ठंडा नहीं हो पाता, इजीली नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से हॉट एयर जाएगी, यहाँ से डे टाइम पे क्या हुआ, यहाँ से ठंडी हवा जाती है और गर्म हवा ऊपर चले जाती है। जबकि नाइट टाइम पे क्या होता है, जो गर्म हवा है वो यहाँ जाती है और जो ठंडी हवा है वो यहाँ आती है। ठीक है, तो ठीक कुछ ऐसा प्रोसेस हमने यहाँ पढ़ा था, वही हमने यहाँ भी पढ़ना है। तो जो समर के टाइम पे कहा, इक्वेटर के पास क्या होता है, समर के टाइम पे जो लैंड है वो गर्म हो जाता है जल्दी जल्दी, और जो टेम्परेचर है लैंड का वो बढ़ जाता है। और ओशन किसके कंपैरिजन में, ओशन के वाटर के कंपैरिजन में। इस वजह से जो एयर है लैंड के पास की जो एयर होती है वो जल्दी जल्दी हीट होती है और ऊपर की तरफ चले जाती है। इस वजह से जो विंड होता है वो ओशन से लैंड की तरफ फ्लो करने लगता है ना। इस विंड को क्या कह देते हैं, मॉनसून विंड। और हमने पढ़ा कि मॉनसून एक ऐसा वर्ड है जो कि अरेबिक वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब होता है मौसम, और मौसम का मीनिंग होता है सीजन। ठीक है, यहाँ से ये दिया गया है। अब विंटर में क्या होता है, जो डायरेक्शन होती है विंड की, इसके ठीक अपोजिट हो जाती है। ये कहाँ, लैंड से ओशन की तरफ फ्लो करने लगती है ना। तो अब जो ये वाली विंड होती है जो कि ओशन से लैंड की तरफ फ्लो करती है, ये तो क्या करती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओशन से लैंड की तरफ जा रही है ना, तो क्या करेगी, ओशन के पानी को लेके आती है अपने साथ, लैंड में डाल देती है रेन वाटर के फॉर्म में, और इससे ज़्यादा बारिश होती है। दूसरा, जो लैंड से ओशन की तरफ जब जाती है तो इसमें बहुत कम होता है पानी, और इस वजह से कम इसमें क्या होता है, बरसात कम होती है थोड़ी। ठीक है, तो जो मानसून की विंड होती है वो वाटर को कैरी करके लेके आती है, हमने ये जाना। फिर हमने ये डायग्राम इसमें देखा था फर्स्ट वाला, जबकि क्या हो रहा है, अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड स्पेशली इन द राजस्थान डेजर्ट का हमें दिखाया कैसे ओशन से लैंड की तरफ एयर चल रही है, ओशन से लैंड की तरफ एयर चल रही है, तो हवा चल रही है, तो ये ज़्यादा वाटर को लेके आया। ऐसे हमने एक हमने पोएम पढ़ी, एक हमने गाना पढ़ा, जहाँ पे बोला गया, रोरिंग क्लाउड्स अक्रॉस द स्काई टेल अस the monsoon's here, dark and floating clouds then pour raindrops everywhere, clouds make lightning flash overhead and irrigate field with rain, cloud make earth its fragrance spread, when wet with drop of rain rising from the ocean vast, clouds fill up with rain to ocean back at last to mingle with ocean again। तो उधर वापस से वहीं जुड़ जाती है, वापस ओशन से ये जुड़ जाती है, हमने ये देखा। फिर दूसरा हमने ये देखा था कैसे लैंड से ओशन की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे को कम अमाउंट में वाटर लेता है, यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में वाटर लेके आता है ना। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट पढ़ना है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स है, जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि अभी पढ़ेंगे ना आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपने क्या करना है, सिर्फ रिवाइज करना, जितना हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कीजिए, और उसके बाद जो आपसे कहा गया है, जो एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो वो एक्टिविटीज़ आप कीजिए बेटा। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन से। ओके, तब के लिए हैव ए नाइस डे।